एक महिला अपने पति को ढूंढते ढूंढते 500-600 किलोमीटर का सफ़र तय करके एक एड्रेस पर पहुंचती है और वहां पर जाने के बाद जैसे ही वो डोरबेल बजाती है तो अंदर से एक महिला निकलती है और उससे पूछने लगती है कि कौन हो तुम और यहाँ पर क्यों आई हो। तो उसके बाद वह महिला जो होती है, जो वहाँ पर ढूंढते ढूंढते अपने पति को आई थी, वह उसे अपने पति का नाम बताती है और कहती है कि क्या आप उन्हें जानती हो। तो यहाँ पर जिस महिला ने दरवाज़ा खोला था वह कहती है कि हाँ, जानती क्यों नहीं हूँ, वो मेरे पति हैं और आज से 7 साल पहले हम दोनों की शादी हुई थी और हमारे 2 बच्चे भी हैं। इस बात को सुनते ही उस महिला को बहुत गहरा झटका सा लगता है, क्योंकि वो उसका पति था और ये बता रही थी कि 7 साल पहले उसकी से शादी हो गई है और 2 बच्चे भी हैं। झटका लगने की वजह से वह पीछे की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी एक जवान लड़का उसे संभालता है और वहां से अपने साथ ले जाता है। कौन थी वह महिला और किस वजह से उसके पति ने जब पहले से शादी कर रखी थी तो वो उसे ढूंढते ढूंढते आई थी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक लड़का जो कि हावड़ा शहर में छोटा मोटा काम किया करता है और वहीं पर रहा करता है, अचानक से उसके पास उसके माता पिता का फोन आता है और वो लोग उसे उसके गांव बुलाते हैं। इसका गांव बिहार के अंदर है और वहां पर ये माता पिता के कहे अनुसार चला जाता है। वहां पर जाने के बाद माता पिता कहते हैं कि देखो, एक लड़की वालों से हमने बात की है और वो कल तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं, तो अच्छी तरह से तैयार हो जाना और कल जब वो आए तो वो तुम्हें रिजेक्ट ना कर दे। दरअसल यहाँ पर इस लड़के का अच्छा खासा रोजगार नहीं है और ना ही इसके पास अच्छी खासी पुश्तैनी जमीन है। छोटा मोटा रोजगार वह गाँव से इतनी दूर किया करता है ताकि गाँव में किसी को उसके रोजगार के बारे में पता ना चले और उसकी शादी हो सके, क्योंकि उसकी शादी की उम्र निकली जा रही है लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हो पा रही है। इसके बाद दूसरे दिन वो लोग उसके देखने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर देखने के बाद जब वह बातचीत करते हैं तो बातचीत से उन्हें अंदाजा लग जाता है कि लड़का ज़्यादा पैसा नहीं कमाया करता है और इसी वजह से वो लोग उसे अपनी बेटी की शादी करने से साफ साफ मना कर देते हैं। लड़के का नाम सचिन होता है और सचिन जब ये बात दोबारा से सुनता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। अब इस बात को सुनकर वह काफ़ी ज़्यादा उदास होता है और कहता है कि माँ बाबूजी, अब मैं जा रहा हूँ और आप लोग मेरी शादी के लिए बिल्कुल भी लड़की मत देखना। माता पिता कहते हैं कि नहीं बेटा, शादी तो तेरी करनी है क्योंकि तू हमारा इकलौता लड़का है और अगर तेरी शादी नहीं होगी तो फिर क्या होगा, किस तरह से हमारा वंश आगे चलेगा। यहाँ पर जो सचिन होता है वो कहता है कि ठीक है तो देख लेना आप, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा क्योंकि यहाँ पर अड़ोस पड़ोस के लोग उसके बारे में बातें बनाते हैं और ये बातें उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। तकरीबन दोपहर के 2 बजे वह अपने घर से निकल जाता है और यहाँ से मुजफ्फरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर जाकर पहुँच जाता है। वहाँ पर जाने के बाद वह एक ट्रेन की बाट देख रहा था, जो ट्रेन यहाँ से सीधा हावड़ा ब्रिज के रेलवे स्टेशन पर पहुँचने वाली थी। थोड़ी देर में वो आने वाली थी और यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ थी। तभी यहाँ पर जो सचिन होता है उसकी नज़र एक बेंच पर बैठी हुई बड़ी ही खूबसूरत लड़की पर पड़ती है, जिस लड़की को देखते ही सचिन को न जाने क्या हो जाता है और उसके बाद वह उसकी तरफ देखता ही रहता है। तकरीबन आधे घंटे तक वह उसी की तरफ देखता रहता है। वह लड़की चुपचाप बैठी हुई थी और इधर उधर देख रही थी और वह किसी ट्रेन के आने का इंतजार कर रही थी। सचिन ना तो उसके पास जाता है और ना ही उससे कुछ कह पाता है। तभी अचानक से वही ट्रेन आ जाती है जिस ट्रेन में बैठकर सचिन को हावड़ा जाना था और वह लड़की जैसे वो ट्रेन आती है तो अपनी सीट से खड़ी हो जाती है। इसके बाद सचिन जब देखता है कि शायद ये भी इसी ट्रेन में बैठने वाली है तो उसके बाद भागकर एकदम से उसके पास पहुंच जाता है, क्योंकि शायद वो उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया था और पहली नज़र में उससे प्यार कर बैठा था। इसके बाद वह लड़की एक स्लीपर कोच में चढ़ जाती है और उसके पीछे जो सचिन होता है वह भी उसी स्लीपर कोच में चढ़ जाता है। यहाँ पर वह लड़की भी जाकर एक खाली सीट पर बैठ जाती है और साथ में जो सचिन होता है उसके सामने वाली सीट को खाली देखकर उसी पर बैठ जाता है। अब यहाँ पर सचिन के पास जनरल का टिकट था, क्योंकि ज़्यादा रुपए पैसे उसके पास नहीं थे, लेकिन फिर भी वह स्लीपर कोच में चढ़ गया था और उसने सोच लिया था कि कोई बात नहीं, अगर टीटी आएगा तो उससे टिकट बनवा लूंगा फाइन देकर, क्योंकि इतने पैसे तो उसके पास हैं। ऐसा सोचकर जो सचिन होता है उसके सामने वाली सीट पर बैठा रहता है और उसी की तरफ देखता रह जाता है। वह लड़की इसकी तरफ ना देखते हुए बाहर की तरफ अपनी निगाहें डटाए रखी है और वहीं पर देखकर बहुत कुछ मन के अंदर सोच रही है। तभी जब काफ़ी देर हो जाती है तो सचिन हिम्मत करता है और हिम्मत करके मुस्कुराते हुए सामने बैठी हुई लड़की से कहने लगता है कि आप कहाँ जाओगी। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो सामने लड़की बैठी हुई थी उसका ध्यान सचिन की तरफ जाता है और वह एक हल्की सी मुस्कान चेहरे पर लाकर कहने लगती है कि मुझे हावड़ा जाना है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो सचिन होता है वह कहने लगता है कि हाँ, मैं भी हावड़ा ही जा रहा हूँ और काफ़ी लंबा सफ़र है, तकरीबन 13 से 14 घंटे लग जाएंगे। तो इस तरह से चुपचाप बैठने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उस कैबिनेट के अंदर केवल वो 2 जन ही थे और इसी वजह से यहाँ पर जो सचिन होता है वो जो बात कह रहा था वह बात उस लड़की को भी ठीक लगती है। तो उसके बाद वो लड़की कहती है कि हाँ, कह तो आप ठीक रहे हो, तो
कोई बात नहीं, आपस में बातें कर लेते हैं और इसके बाद दोनों के आपस में बातों का सिलसिला चालू हो जाता है। धीरे धीरे यहाँ पर सफ़र तय हो रहा था और सफ़र के साथ साथ शाम भी ढलने लगी थी। आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं और बातों के दौरान सचिन को उस लड़की की पूरी सच्चाई पता चलती है। दरअसल यहाँ पर जो वह लड़की है वह अपने पति को ढूंढने के लिए हावड़ा में एक एड्रेस पर जा रही है, जिस एड्रेस के बारे में उसके पति के कागजों से उसे पता चला था। दरअसल यहाँ पर ये जो लड़की है यह मुजफ्फरपुर के पास के ही एक गाँव की रहने वाली है और उसके घर में उसकी सौतेली माँ है, उसका पिता है और सौतेली माँ उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया करती है। आज से 2 साल पहले इस व्यक्ति से उसकी शादी हुई थी और शादी के लगभग 6 महीने तक वो यहीं पर इसके साथ रहा था, लेकिन उसके बाद अचानक से एक दिन गायब हो गया और उसके बाद आज तक ना तो उसका फोन आया है ना ही कोई खबर आई है। अब कुछ दिनों तक तो जो घर वाले होते हैं वो वेट करते हैं कि शायद वह व्यक्ति आ जाए और इसको अपने साथ ले जाए, लेकिन उसके बाद जब वह नहीं आता है तो सौतेली माँ बार बार उसे टॉर्चर किया करती और एक दिन वह उसे धक्के मारकर घर से निकाल देती है। जब उसे घर से धक्के देकर निकाल दिया गया था तो उसके बाद वह ट्रेन में बैठती है और ये बातें जब उसको बताती है तो सोनम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जैसे यहाँ पर जो सूरज होता है वह उसकी आंखों में आंसू देखता है तो उसके मन के अंदर मिले जुले भाव उमड़ रहे थे। दरअसल अब तक वह सोच रहा था कि शायद ये लड़की मेरे लिए बनी है, लेकिन यहाँ पर उसकी शादी हो चुकी है और वह अपने पति को ढूंढने के लिए जा रही है। लेकिन यहाँ पर उसे इस बात की भी तसल्ली होती है कि इसका पति इसे धोखा देकर जा चुका है, शायद वो वहाँ पर मिले या ना मिले, क्योंकि ना जाने वो कैसा एड्रेस था, क्योंकि इसने बताया था कि उसका जो पति था जिससे उसने 2 साल पहले शादी की थी वह यहाँ पर किसी काम से आया था 6 महीने के लिए और यहाँ पर आने के बाद उसकी सौतेली माँ के दबाव के चलते उसके पिता ने उसकी शादी उसी से तय करा दी थी, ज़्यादा कोई जांच पड़ताल ना करते हुए, और उसने भी उससे शादी कर ली थी। 6 महीने तक वह उसके साथ रहता है और जब वह उसे खुद ही छोड़कर चला गया है और ना ही उससे कोई कांटेक्ट किया है तो उसे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि शायद उसका जो पति है वह उसे धोखा देकर चला जा चुका है। और इसके बाद यहाँ पर जो सचिन होता है वह उसे सहारा देता है, कहता है कि कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ, लेकिन जिंदगी को इस तरह से मायूसी में नहीं काटा करते। तुम देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो और अगर तुम इशारे करो तो तुम्हारी तरफ लड़कों की लाइन लग जाएगी और तुम कैसी भी चिंता मत करो। इस बात को सुनकर जो सोनम होती है, जो उसका उदास चेहरा था, उस पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और इसके बाद इन दोनों में और भी ज़्यादा बातें होती हैं। इधर जो सोनम होती है वह भी सचिन से सचिन के बारे में पूछती है और सचिन भी उसे अपनी सारी बातें बता देता है सच सच में कि इस तरह से उसकी शादी नहीं हो रही है और गाँव वाले तरह तरह की बातें बनाया करते हैं। इसी वजह से वह हावड़ा के अंदर रहा करता है, छोटा मोटा काम करके वहीं पर अपना समय व्यतीत किया करता है ताकि यहाँ पर रहकर वो बातें ना सुननी पड़े। यहाँ पर दोनों को समझ में आ जाता है कि दोनों ही अपनी ज़िंदगी से काफ़ी ज़्यादा परेशान है और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ और भी ढेर सारे ऐसी बातें करते हैं जो बातें शायद उन दोनों को इस तरह से नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को अभी थोड़ी देर पहले ही जाने पूछे हैं। वो दोनों अपनी काफ़ी पुरानी बातों को एक दूसरे से बतियाते हैं, यानी कि स्कूल कॉलेजों की बातें, और उन बातों को सुनने के बाद दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा सहानुभूति दिखाते हैं और अच्छी तरह से उनका सफ़र तय हो रहा था। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर जिस कोच के अंदर वो बैठे हुए थे, उस कोच का जिसने रिजर्वेशन करवा रखा था, वो लोग आ जाते हैं और वहाँ आकर सचिन से कहने लगते हैं कि ये सीट जिस पर तुम बैठे हो इसकी तो टिकट हमने ले रखी है, तुम्हारी कोई और सीट होगी। तभी यहाँ पर जो सचिन होता है वह सीट से खड़ा हो जाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, अगर आपकी सीट है तो आप बैठ जाओ, मैं तो कहीं और जगह पर बैठ जाऊँगा क्योंकि मेरे पास इसकी टिकट ही नहीं है और मैं तो टीटी आने की राह देख रहा हूँ, जब टीटी साहब आ जाएंगे तो उनसे टिकट बनवा लूँगा। ऐसा कहकर यहाँ पर जो सचिन होता है वहाँ से उठ जाता है और उठने के बाद दूसरी जगह पर जाकर बैठ जाता है। दूसरी जगह सीट खाली थी लेकिन वहाँ पर सोनम नहीं थी और थोड़ी देर में सोनम भी वहाँ से आ जाती है और आने के बाद सचिन की तरफ देखते हुए कहने लगती है कि वो दरअसल सीट मेरे पास भी नहीं थी, टिकट मैंने भी नहीं लिया था, अब थोड़ी देर में टीटी आ जाएगा तो मैं भी आपके साथ अपनी टिकट बनवा लूँगी। ऐसा कहकर जो सोनम होती है वहाँ पर बैठने के लिए कहने लगती है तो सचिन अच्छी तरह से उसे बैठाता है और दोनों बैठकर उस सफ़र को आगे की तरफ तय करने लगते हैं। धीरे धीरे सफ़र तय होने लगता है और सफ़र के साथ साथ यहाँ पर सोनम को ठंड लगने लगती है। अब जो कि सचिन था तो सचिन के पास तो अपना कम्बल था और इसी वजह से वो कम्बल ओढ़कर बैठा हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो सोनम होती है उसके पास ना तो कोई कम्बल है और ना ही कोई बैग है, केवल हो सकता है तो थोड़े बहुत पैसे हो सकते हैं, उसके अलावा इसके पास कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर जब सचिन सोनम को कांपता हुआ दिखता है तो उसके बाद वह अपने कम्बल को उसकी तरफ बढ़ाने लगता है और कहता है कि ये लो कम्बल, इसके अंदर बैठ जाओ, थोड़ी सी ठंड कम लगेगी। तो उसके बाद जो सोनम होती है वो ठंड के टाइम को देखते हुए उस कम्बल के अंदर अपने पैर घुसा लेती है और उसके बाद दोनों में फिर से बातें होने लगती हैं। गाँव बाहर की सारे दुख सुख एक दूसरे से बतियाते हैं और बतियाते बतियाते न जाने कब उनको नींद आ जाती है, उन्हें पता भी नहीं चलता है।
धीरे धीरे सुबह के 4 बज जाते हैं और जैसे ही सुबह के 4 बजते हैं तो उसी दौरान रेल के अंदर टीटी आता है और टीटी आकर इन दोनों का टिकट चेक करने लगता है। अब जैसे ही सचिन टीटी को देखता है तो कहने लगता है कि साहब हमारे पास टिकट नहीं है, आप ऐसा करो मेरा टिकट बना दो, क्योंकि मुझे जल्दी थी जाने की और इसी वजह से मैं ट्रेन के अंदर चढ़ गया। तो जो टीटी होता है उनका जुर्माना लगाता है और जुर्माना लगाकर उन्हें वहीं पर बैठने की अनुमति दे देता है। सोनम के भी टिकट के पैसे सचिन ने ही दे दिए थे और दोनों फिर से सफर तय करने लगते हैं। आपस में बातें करते हुए जब सुबह के 4 बजे एक चाय वाला ट्रेन के अंदर आता है तो यहाँ पर जो सचिन होता है वह सोनम से चाय के लिए पूछता है। तो सोनम कहती है कि हाँ चाय तो ले लो, लेकिन चाय गर्म होनी चाहिए। इसके बाद जो सचिन होता है चाय लेता है और दोनों चाय पीकर आपस में बातें करते हुए हावड़ा ब्रिज रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। वह ट्रेन सुबह के 8 बजे वहां पर पहुंच गई थी। जैसे ही ट्रेन वहां पर पहुंचती है तो उसके बाद सचिन उससे उतरता है और उतरने के बाद जो सोनम होती है वह भी उससे उतरती है। यहाँ पर उतरने के बाद जो सोनम होती है वह इधर उधर देखने लगती है और यहाँ पर सचिन को भी पता होता है कि सोनम अभी तक कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकली है, वो तो आज पहली बार यहाँ पर आई है। सचिन उसकी समस्याओं को समझता है और समझने के बाद कहने लगता है कि सोनम अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो क्या मैं तुम्हें तुम्हारे एड्रेस तक पहुंचा सकता हूं। तो यहाँ पर जो सोनम होती है उसे सचिन पर एक अनजाना सा विश्वास हो चुका था अब तक, और इसी वजह से वह कहती है कि ठीक है अगर तुम चाहो तो मुझे वहां तक पहुंचा दो और बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये शहर मेरे लिए पूरी तरह से नया है। इसके बाद जो सचिन होता है एक टैक्सी करता है और टैक्सी करने के बाद सोनम को उसमें बिठाकर उस जगह के लिए निकल जाता है जिस जगह के बारे में सोनम ने बताया था। यहाँ पर वो लोग धीरे धीरे उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं जो एड्रेस सोनम का था, और उसके बाद सचिन उसे उतारता है और बताता है कि इस घर का एड्रेस है जो तुमने मुझे बताया था। यहाँ पर जो सोनम होती है वहाँ से उतरती है और उतरने के बाद सीधा उस दरवाजे पर पहुँच जाती है। दरवाजे पर पहुँचने के बाद उसके दिमाग में ढेर सारी उलझनें चल रही हैं, लेकिन फिर भी वह डोरबेल बजा देती है। जैसे वह डोरबेल बजाती है तो अंदर से एक महिला निकल कर आती है, जिस महिला की उम्र तकरीबन 27 से 28 साल रही होगी, और वह जैसे ही उस घर से बाहर निकलती है तो उसके बाद वह पूछने लगती है कि कौन हो तुम और किस वजह से हमारे यहाँ पर आई हो। तो यहाँ पर जो सोनम होती है वह उसे अपने पति का नाम बताती है कि आप प्रकाश को जानती हो। तो यहाँ पर जो महिला होती है वो कहती है कि हाँ मैं प्रकाश को जानती हूँ, प्रकाश मेरा पति है, 7 साल पहले मेरी उससे शादी हुई थी और मेरे 2 बच्चे भी हैं, लेकिन तुम कौन हो और तुम यहाँ पर उनके बारे में क्यों पूछ रही हो। अब इस बात को सुनने के बाद सोनम को बहुत गहरा झटका लगता है और वो कहने लगती है कि क्या सच में ही प्रकाश तुम्हारे पति हैं। तो यहाँ पर वह महिला कहती है कि हाँ सच में ही मेरे पति हैं, और सुबह सुबह इस तरह से क्यों कर रही हो, वो अंदर ही हैं, अगर आप चाहो तो मैं उन्हें बुला सकती हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो सोनम होती है वह कहती है कि एक बार बुला देना। तो यहाँ पर जो महिला होती है जो उस घर के अंदर से निकली थी जिसका नाम मंजू होता है, वह अपने पति प्रकाश को आवाज लगाती है और प्रकाश जैसे दरवाजे पर आता है तो सोनम प्रकाश को देख लेती है और देखने के बाद उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं, क्योंकि यह वही प्रकाश था जिसने आज से 2 साल पहले सोनम से शादी की थी और शादी करने के बाद कुछ दिन उसके साथ रहा था और उसके बाद उस घर को छोड़कर आ गया था। प्रकाश जब उसके सामने आता है तो धक्का तो उसे भी लगता है, लेकिन वह अपनी पत्नी के सामने इनमें से किसी भी चीज को जाहिर नहीं होने देता और कहता है कि कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रही हो। इस बात को सुनकर सोनम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहने लगती है कि प्रकाश क्या तुम मुझे नहीं जानते, 2 साल पहले मेरी और तुम्हारी शादी फलानी जगह पर हुई थी। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो प्रकाश होता है वह अपनी आवाज़ तेज करता है और कहता है कि क्यों पागल बना रही हो, यहाँ पर मैं तुमसे शादी भला कैसे कर सकता हूँ, मेरी शादी तो 7 साल पहले हो चुकी है और मेरे बच्चे भी हैं। हालांकि प्रकाश इन बातों को छुपा रहा था, लेकिन अपनी पत्नी के सामने वो जाहिर कर देता है कि वह महिला पूरी तरह से झूठ बोल रही है। और इसके बाद यहाँ पर जब सोनम ये सब कुछ देखती है तो उसके बाद वह अपनी सफाई देने लगती है, लेकिन जो मंजू होती है वह उसकी एक नहीं सुनती और जोर जोर से उसे धमकाने लगती है। प्रकाश और मंजू जब दोनों उसे धमका रहे थे तो उसके बाद सोनम ढेर सारी बातें सोचती है और सोचने के बाद उसके कदम पीछे हटने लगते हैं, क्योंकि अब तक मोहल्ले के कुछ लोग भी वहां पर इकट्ठा होने लगे थे। और जब वह पीछे की तरफ जा रही थी तो अचानक से उसे झटका सा लगता है और इस झटके के कारण वह गिरने ही वाली थी। अब यहाँ पर जब वो लोग आपस में एक दूसरे से तेज तेज बातें कर रहे थे तो यहाँ पर जो सचिन होता है वह यह सब कुछ देख लेता है और वह उनकी तरफ ही बढ़ रहा था। जब जो सोनम होती है वो पीछे की तरफ गिरने वाली होती है तो एकदम से सचिन उसे गोद में पकड़ लेता है। तो सोनम केवल सचिन की तरफ देखती है और कुछ नहीं कह पाती है। इसके बाद जो सचिन होता है वह उसे गोद में पकड़कर संभालता है और संभालने के बाद उसे पीछे की तरफ ले जाता है। सोनम भी अब तक होश में आ गई थी और वो कहती है कि जिस पति को मैं ढूंढने के लिए आई थी वो पति तो पहले से ही शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। इसी वजह से शायद वो मुझे छोड़कर आया था। अब मैं करूँ तो क्या करूँ, जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, क्योंकि तुम्हें पता है ना तो मेरे ससुराल वाले रहे और ना ही मेरे घर वाले रहे हैं, और अब मुझे क्या करना चाहिए। तो इसके बाद यहाँ पर जो सचिन होता है वो उसे सहारा देता है, कहता है कि कोई बात नहीं, सबसे पहले तो तुम ऐसा करो, दोबारा से इस टैक्सी में बैठो और मेरे कमरे पर चलो, क्योंकि यहाँ पर मेरा एक छोटा सा
कमरा है और उसके अंदर बैठकर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। इसके बाद सोनम, जिसके पास और कोई चारा नहीं था, वह सचिन के कहे अनुसार उसी टैक्सी में बैठ जाती है और सचिन उसे वहां से अपने कमरे पर ले जाता है। कमरे पर जाने के बाद सोनम का रो रो का बुरा हाल है और वह बहुत सारी बातें, उन बातों को सोच रही है जब उसने सपने सजोए थे कि वह अपने पति के साथ अपने जीवन को अच्छी तरह से जिएगी, क्योंकि सौतेली माँ ने तो उसका जीवन दुर्वार कर रखा है और वह तो उसे बहुत ज़्यादा परेशान किया करती है। लेकिन यहाँ पर अब दोबारा से उसकी ज़िंदगी ऐसी हो गई है और वह काफ़ी ज़्यादा इस बात से परेशान होती है। यहाँ पर सचिन उसे बार बार समझाता है और कहता है कि सोनम, इस तरह से परेशान नहीं हुआ करते, ज़िंदगी है, ज़िंदगी में ढेर सारे काम करने पड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ज़िंदगी से परेशान होकर कुछ गलत कदम उठा लें और इस तरह से अपनी ज़िंदगी को परेशानी के साथ व्यतीत करें। सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है और आगे बढ़ते रहना पड़ता है। सोनम उसकी बातों को समझ तो जाती है, लेकिन मन ही मन उसे इस बात का बड़ा ही दुख होता है। धीरे धीरे 2 से 3 दिन बीतते हैं और 2-3 दिन में यहाँ पर जो सोनम होती है वह पूरी तरह से शांत हो जाती है और कहने लगती है कि ठीक है सचिन, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं यहीं पर तुम्हारे साथ रह लूँगी। क्योंकि जब सोनम काफ़ी ज़्यादा दुखी थी तो सचिन ने कहा था कि कोई बात नहीं, ज़िंदगी ही तो जीनी है, तुम मेरे साथ रह लो, क्योंकि मुझे तुम्हारा साथ बड़ा ही अच्छा लगता है। और अब तक वह काफ़ी बार सोनम से फ्लर्ट कर चुका था और इसी वजह से सोनम को भी ये बात महसूस होती है कि मन ही मन शायद वो मुझे पसंद किया करता है। सोनम यहाँ पर रहने लगती है और जब सोनम घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा उदास रहती है तो सचिन उससे कहता है कि सोनम, अगर तुम पढ़ी लिखी हो तो क्यों ना किसी स्कूल में मैं तुम्हारी नौकरी लगवा देता हूँ और वहाँ पर नौकरी लगने के बाद तुम्हारा मन बढ़ जाएगा, पैसे रुपए चाहे आए या ना आए, लेकिन तुम्हारा मन वहाँ पर बढ़ जाएगा। इसके बाद जो सोनम होती है वह इस बात के लिए हामी भरती है और जो सचिन होता है एक स्कूल में सोनम की नौकरी की बात कर लेता है। वहाँ पर जाने के बाद सोनम को जब इंटरव्यू लिया जाता है तो उसकी पढ़ाई लिखाई को देखते हुए उसे टीचर की नौकरी मिल जाती है और वह रोज सुबह सुबह सचिन के साथ घर से निकला करती। सचिन अपने काम पर जाया करता और सोनम स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाया करती। बच्चों को पढ़ाने के दौरान उसका सारा दुख कब दूर हो जाता है उसे पता भी नहीं चलता है। और जब इन बातों को लगभग 3 महीने बीत जाते हैं तो उसके बाद एक दिन जब सोनम घर के अंदर बैठकर खाना बना रही थी तो वहीं पर जो सचिन होता है वह काम करके वापस लौटता है और जैसे ही सोनम सचिन को देखती है तो देखने के बाद अचानक से उसके दिमाग में न जाने क्या चलता है और वह कहने लगती है कि सचिन, क्यों ना अब कुछ ऐसा किया जाए जिसकी वजह से हम लोग अपने जीवन को एक साथ व्यतीत कर सके। इस बात को सुनकर जो सचिन होता है वह पूछने लगता है कि क्या करना चाहती हो तुम। तो यहाँ पर जो सोनम होती है वो अपने हाथ में एक सिंदूर की डिब्बी लाती है पूजा घर से और उसे सचिन के सामने करते हुए कहती है कि मेरी मांग भर दो और हम दोनों क्यों ना एक हो जाएं। क्योंकि यहाँ पर अब तक रहते रहते जो सचिन होता है वो बार बार सोनम से इस तरह की बातें कर दिया करता था जिस तरह से एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से किया करता है, लेकिन उससे ज़्यादा कभी भी उसने उसकी मजबूरियों का फायदा नहीं उठाया था। तो इसी वजह से जो सोनम होती है वह उसकी भावनाओं को समझती है और मन ही मन वह भी उससे प्यार करने लगी थी। जब सचिन के सामने वो सिंदूर की डिब्बी कर देती है तो उसके बाद सचिन, जो अब तक इस बात को ही सोच रहा था कि किसी भी तरह से उससे उसकी शादी हो जाए, तो उसके बाद उस एक चुटकी सिंदूर को भरता है और भरने के बाद उसकी मांग को भर देता है। यहाँ पर जो सोनम होती है वह सिंदूर को लगवाकर बड़ी खुश होती है और कहती है कि जब मेरा पति शादी को मानता ही नहीं है तो उसे तलाक देने का कोई मतलब ही नहीं बनता और मैं अब तुम्हारे साथ अपने जीवन को व्यतीत करना चाहती हूँ। इसके बाद सचिन और सोनम वहाँ पर रहकर कुछ दिनों तक अपना जीवन व्यतीत करते हैं और कुछ दिनों बाद जो सचिन होता है वह कहता है कि ठीक है सोनम, अब इससे अच्छा हम लोग वहाँ पर चलते हैं जहाँ का मेरा जन्म है और वहीं पर रहेंगे, क्योंकि लोगों को भी तो दिखाना है कि मेरी पत्नी कितनी खूबसूरत है। इस बात को सुनकर सोनम भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और यहाँ से दोनों के दोनों वापस बिहार के उसी गाँव में चले जाते हैं जहाँ पर सचिन को कभी जलील किया गया था लोगों के द्वारा कि इसकी शादी कभी नहीं होगी और इसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन आज उसके पास एक ऐसी पत्नी है जिस पत्नी को देखकर ये सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इतनी खूबसूरत पत्नी शायद गाँव के अंदर किसी की भी नहीं थी। जब यहाँ पर सोनम उस घर के अंदर आ जाती है तो यहाँ पर सचिन की जो माँ होती है वो बड़ी खुश होती है और कहती है कि बेटा अब अच्छी तरह से घर को संभालो, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से ये राह देख रही थी कि मेरे बेटे की शादी कब होगी और जब तुम लोगों ने शादी कर ली है तो कोई बात नहीं, अपने जीवन को आराम से व्यतीत करो। अब जो सोनम होती है वह तो घर के अंदर रहकर घर को संभाला करती है और उसके माता पिता की देखरेख किया करती है। इधर जो सचिन होता है वह शहर में जाकर काम करने लगता है और धीरे धीरे वह पेंटिंग का काम पकड़ लेता है। वह पेंटिंग के ठेके लेने लगता है और अपने नीचे कुछ वर्करों को रख कर और खुद भी साथ काम करके कुछ पैसे कमा लेता है और उन पैसों से गांव के अंदर अब उस पुराने घर को तोड़कर एक नया वाला घर भी बना देता है। और इस बात को देखकर माता पिता बिल्कुल भी फूले नहीं समाते हैं और यहाँ पर उससे बड़े ही खुश रहते हैं। धीरे धीरे उनको 2 बच्चे भी हो चुके हैं और वो लोग फिलहाल खुशियों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए।
इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।